चलो भाई, अब बचता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो मैंने यहां पर वॉल्यूम्स और कैपेसिटी अभी आपको नहीं पढ़ाई है, मैं एंड में पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो परेशान मत होना कि पता नहीं सर ने वो छोड़ दी है क्या। छोड़ी कुछ नहीं है, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूं। अब हम चलते हैं फटाफट से जरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस की तरफ। अब जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस की तरफ जाओगे तो अब ध्यान से इस लेक्चर को ढंग से पढ़ लेना, जैसे कि तुम पिछले लेक्चर्स पढ़ते आए हो उसको भी ढंग से देखिए। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करें। ये लिखा है कि एल्वियोलाई आर, इसका मतलब एल्वियोलाई है जिनको हम प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई के अलावा कहीं और से नहीं हो सकता, डक्ट से भी हो जाता है। लेकिन मैंने क्या वर्ड बोला है पहले उसको समझो। मैंने कहा जो प्राइमरी साइट है वो क्या है। द आंसर इज प्राइमरी साइट कौन है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एल्वियोलाई है। समझ गए ना? अब चलो आगे बढ़ते हैं, जरा देखें कौन आया है। कोई बात नहीं, बढ़िए। अब देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन द साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये चीजें आपने पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ी हैं, तो ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ये ध्यान से देख लो कि जो डिफ्यूजन हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में नहीं है। एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में तो है ही है, नो डाउट, लेकिन वो ब्लड और टिश्यू के बीच में भी है। ये समझा रहा हूं मैं आपको। तो ब्लड और टिश्यू के बीच में भी है, लेकिन ये सारे का सारा जो डिफ्यूजन का खेल है ना, ये सारे का सारा डिफ्यूजन खेल सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब कि आपको एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा। मेन मुद्दा ये है, सर प्रेशर ग्रेडियंट बना दो आप। ग्रेडियंट का मतलब एक तरफ हायर होना चाहिए, एक तरफ लोअर होना चाहिए। और पिछले लेक्चर में आपको यही करके दे रहा था कि आप प्रेशर ग्रेडियंट कैसे जनरेट करेंगे। याद आ गया? डायाफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, कॉन्ट्रैक्शन कराओ, डोर्सो एक मिनट एंटीरियो पोस्टीरियर, डोर्सो वेंट्रल, और आपका प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया और इंस्पिरेशन होगा। अब कहानी कुछ नई है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दी साइट्स बाय, देखो किससे, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि एनर्जी नहीं लग रही डिफ्यूजन में। मैं आपको ये कह रहा हूं जो डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लग रही है। मेरी बात ध्यान से समझ लेना। भले ही मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में एनर्जी लगेगी, लेकिन डिफ्यूजन में नहीं लग रही है। ऐसा नहीं है कि हायर कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन को जब मैं लोअर में लेके जा रहा हूं तो क्या इसमें भी एनर्जी लग रही है ना, इसमें नहीं लग रही है। ये सिंपल डिफ्यूजन है, और सिंपल डिफ्यूजन पैसिव डिफ्यूजन होता है। देखो अब ये कह रहा है कि वो मेनली किस पर आएगा। देखो तो कह रहा है सर प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर आएगा। या तो प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे आएगा, या तो प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे आएगा। कुल मिला के कुल जमा ये है कि तुम्हें बात समझ में आ गई है। अब ध्यान से समझिए, मैं आपको दो चीजों को समझा रहा हूं। नंबर वन कह रहा है सर solubility of gases as well as the thickness of membrane involved in diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion। अब रुको, पहले बात समझो ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है मान लो रेट ऑफ डिफ्यूजन हो रहा है, ध्यान से समझो। अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन मान लो इतनी पतली मेम्ब्रेन से कराऊं, तो यहां पर देखो पहले आप मेम्ब्रेन कितनी पतली है, तो इसका मतलब डिफ्यूजन इसके थ्रू बड़ी आसानी से हो जाएगा। मेम्ब्रेन जितनी पतली डिफ्यूजन उतना बढ़िया। लेकिन अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब की बार जो मेम्ब्रेन है वो इतनी मोटी है। देखो इतने सारे पेपर हैं, देख पा रहे हो ये कितने सारे पेपर हैं, ये इतनी मोटी हो गई। अब डिफ्यूजन दिक्कत करेगा, अफेक्ट करेगा। देखो डिफ्यूजन दिक्कत करेगा। बताओ जल्दी क्यों? कि सर इसलिए क्योंकि आपने पेपर मोटा कर दिया। तो पहली बात क्या आ गई कि थिकनेस जो मेम्ब्रेन की है, जहां से मुझे डिफ्यूजन कराना है, जहां को कराना है, तो उनके बीच में एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए। वो मेम्ब्रेन जितनी पतली होगी डिफ्यूजन उतना बढ़िया, और जितनी मोटी होगी डिफ्यूजन उतना कम। तो पहला क्या आ गया सर? थिकनेस, बात समझ में आ गई। दूसरा समझिए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि ब्लड के अंदर कौन जल्दी सॉल्युबल होगा। तो CO2 तेजी से सॉल्युबल होती है। CO2 जो है वो 25 से 30 गुना ज्यादा क्या है, सॉल्युबल है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो फिर जो गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी वो तेजी से डिफ्यूज करेगी, जो गैस कम सॉल्युबल होगी वो कम डिफ्यूज करेगी। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। जरा ये वाला पैराग्राफ मैं कहीं भी नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि ये पैराग्राफ आपको खुद से समझना है। बहुत ध्यान से फिर देख लीजिए, क्योंकि 50 बार मैं ये चीजें आपको बोल चुका हूं। अब मैं बार बार इस पे बात नहीं करूंगा, ये समझ चुके हो आप।
हाँ, यहां से दो मुद्दे जरूर उठा सकते हो आप। बोलो क्या क्या? तो आप बोलोगे सर पहला ये उठा लीजिए कि सॉल्युबिलिटी किसकी, आपने बोला सर गैसेस की, साथ में और कौन, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो पहला कौन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की, जितनी ज्यादा होगी उतना डिफ्यूजन तेज, और मेम्ब्रेन जितनी पतली होगी उतना डिफ्यूजन ज्यादा तेज। इसका मतलब अगर ये दोनों पैरामीटर बिगड़े तो जो थिकनेस है वो पतली के ज्यादा मोटी हो गई तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कमजोर कम हो जाएगी। और अगर जो मेम्ब्रेन है बीच में, या सॉल्युबिलिटी को समझ लो, सॉल्युबिलिटी भी कैसी है, मान लीजिए बहुत ज्यादा नहीं है, तो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन में दिक्कत आएगी ही आएगी। आई होप इट्स फाइन। अब समझते हैं इधर की तरफ। अब मैं आपको अगले पेपर की तरफ मूव करा दूं पहले, ताकि मैं आपको समझा पाऊं। ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि मैं आपको जरा पहले पार्शियल प्रेशर समझा पाऊं, क्योंकि बहुत बार मैं इस पे बात करूंगा आपसे, पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर, तुमको समझ ही नहीं आता है समटाइम्स पार्शियल प्रेशर। कोई बात नहीं, समझाता हूं मैं। ध्यान से देखो, ये कह रहा है प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस। कोई मिक्सचर ले लो, आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ते हैं ये पर्टिकुलर चीज, कोई मिक्सचर ले लो, ये कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस is called partial pressure and represented as a PO2 for oxygen, PCO2 for a carbon dioxide। मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये कह रहा है, वो ये कह रहा है सर ये एक कोई बीकर ले लो आप, और इस बीकर के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट क्या भर लो, गैसेस। तो ये देखो, ये मैंने मान लो एक रेड कलर की गैस मैंने दिखा दी, संग में मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, देयर इज अ ग्रीन कलर की गैस मैंने ये दिखा दी, फिर मैंने आपको क्या बोला, मान लो ब्लैक कलर की ये आ गई। अब इसमें बताओ कितनी गैसेस आपको दिख रही हैं? आप बोलोगे सर इसमें गैसेस तो बहुत हैं। इसका मतलब ये गैसेस का क्या हुआ, ये गैसेस का सिंपली मैंने क्या बोल दिया आप लोगों से, दिस इज द मिक्सचर। यहां मिक्सचर है। अब सवाल ये आया कि सभी गैस अपने बर्तन की दीवार पर एक प्रेशर लगा रही होंगी या नहीं लगा रही होंगी? ये बंद है, यहां से ढक्कन लगा हुआ है इसमें, तो ये सब प्रेशर लगाएंगी कि नहीं लगाएंगी? आप बताओ मुझे, आप अब बताओ जल्दी। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लगाएंगे, सब गैसेस लगाएंगे मिलके। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सब गैसेस को छोड़ो, सारी गैसेस को छोड़ो, बस इतना बताओ कि कोई एक अकेली गैस जितने प्रेशर से अपने बर्तन की दीवार पर प्रेशर डालती है, उसे उस अकेली गैस का पार्शियल प्रेशर कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, आराम से समझ लेना। मान लो इसके अंदर CO2 भी है, मान लो इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, मान लो इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, मान लो इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, समझ गए? इतनी सारी गैसें भरी पड़ी हैं। अब सवाल आता है कि ये वाली गैस देखो कितना प्रेशर डाल रही है। मान लो, बस एक एग्जांपल के तौर पे है ये सारी चीजें, मान लो ये 10, मान लो ये मार रही है लगभग 100 के आसपास, N2 मार रहा है मान लीजिए 70 के आसपास, CO मार रहा है मान लीजिए 30 के आसपास। ये सिर्फ परसेंटेज नहीं है, ये समझा रहा हूं मैं आपको। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सारी गैसेस मिलके कितना प्रेशर लगा रही है? तो आपने बोला सर 70 और 30, 100, 100, 200, 200 के बाद 10, इसका मतलब टोटल प्रेशर तो आ गया 210। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताइए कितना है? तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का अकेला देखो, अकेला कितना मार रही है दीवार पे? तो आपने बोला सर ऑक्सीजन का आ गया है 100 निकल करके, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 100। मैं ये समझा रहा हूं आपको। अब मैं आपको एक चीज और समझा दूं अगर आपकी परमिशन हो तो। आपका एटमॉस्फेयर पे आते हैं, ये आ गया आपका एटमॉस्फेयर। मैंने आपसे ये पूछा, एटमॉस्फेयर पे आप लोग सी लेवल की बात करिए, जब आप समुद्र के लेवल पे होते हैं तो उसमें कितनी गैसेस हैं? आप बोलोगे सर उसमें तो बहुत सारी गैसेस हैं, आपकी ऑक्सीजन भी है, आपकी नाइट्रोजन भी है, आपकी सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी प्रेजेंट होती है शायद कुछ अमाउंट में, और नाइट्रोजन तो है ही है 78%। पर अब सवाल ये आया कि सारी गैसेस मिलके जो प्रेशर लगाती हैं सी लेवल पे वो कितना है? 760। 760 आपने सुना है कि नहीं सुना है? ये आ गया, ये 760 लगा रही होती है सारी। जो मैंने यहां पर देखो 210 बता दिया आपको, ऐसे ही सारी गैसेस का प्रेशर एक साथ मिला के कितना आ गया? 760। आई बात समझ में या नहीं आई? अब मैं ये पूछूंगा उन सभी गैसेस में जो भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, उनमें से ऑक्सीजन बताओ कितनी है? तो आपने बोला सर 21%। तो अब सवाल आया कि अब बताइए 760 तो सबका प्रेशर हुआ, उनमें से 21% आपकी ऑक्सीजन है, तो वो कितना प्रेशर लगाएगी? द आंसर इज, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा लगभग 160 mmHg। अकेली ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रही है? वो आया 160। आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है 159, बहुत छोटा सा वेरिएशन है, पर आप समझ लें तो समझ में आया। और मैं सी लेवल की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? सी लेवल। तो ये देखो, ये सी है आपका, ये सी है, और ये सी से ये पहाड़ पे आ गए, और ये आप हिमालय पे पहुंच गए। हिमालय पे जाके आप चुपचाप से क्या करिए, अपना झंडा लगा दीजिए इंडिया का। ये आ गया, ये आ गया, बीच में आप चक्कर लगा दीजिए, ये तो यहां बताइए मुझे
तो अब क्या होगा, यहां पर ये सी लेवल है, यहां पर की बात हो रही है, यहां पर जो टोटल प्रेशर है वो 760 है, और अगर यहां 760 है तो फिर यहां ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, तो आपने बोला सर 160, या लगभग लगभग मैं एनसीईआरटी के डेटा पे आ जाऊं तो 159, लेकिन यहां देखिए यहां पर 760 नहीं रह जाता, यहां पर सिर्फ 360 रह जाता है, इसका मतलब प्रेशर बहुत कम हो गया है, इसीलिए ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम हो जाता है। कछु समझे? क्योंकि यहां पर इतनी सारी गैसेस हैं, वो सब प्रेशर लगा रही होती हैं, यहां पर कम है, कम प्रेशर लगा रही होती है। तो अब आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई है मोटी मोटी। तो इसका मतलब आपके एटमॉस्फेयर में, टोटल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी है, आपने बोला 21%, उसका पार्शियल प्रेशर कितना, आपने बोला सर 760, तो सबका था 21% निकाल दिया, इसका मतलब यही कोई 160 के आसपास आ गया। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्लियर हो गई बात सारी, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको ये समझ में आ गया, देखो मैं यहां पढ़ के दिखा रहा हूं, ये कह रहा है प्रेशर जो कंट्रीब्यूट होगा किससे, आपने बोला एक इंडिविजुअल गैस से, और किस में कह रहा है, इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस मतलब एक दो नहीं है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर, उनमें से कह रहे हैं एक प्रेशर का जो, मतलब एक गैस जो कंट्रीब्यूट करेगी प्रेशर, उसे आप पार्शियल प्रेशर कहेंगे, और ये रिप्रेजेंट कैसे होगा, PO2। तो इसका मतलब मैं आपसे पूछूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है, आप बोलोगे सर 159, तो O2 ऑक्सीजन हो गया, P छोटा सा क्या लिख के दिखा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। इसका मतलब मैं अब बार बार पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नहीं बोलूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन नहीं बोलूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा बार बार, PCO2, PO2, मैं ये वर्ड बोलता चला जाऊंगा। अब आपको बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए अब ये देखते हैं, partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sites of diffusion are given in table। तो आपको दो गैसेस पे बात करनी है भाई, आपको नाइट्रोजन से नहीं मतलब, आपको 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 दूसरी जो गैसेस हैं उनसे नहीं मतलब, कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं मतलब, आपको मतलब किससे है, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन से और CO2 से है, तो कोई बात नहीं, देखो जरा ऑक्सीजन और CO2, अच्छा ऑक्सीजन CO2 से तो है ही है नो डाउट, लेकिन लोकेशन कहां कहां, तो आप बोलोगे सर लंग्स में बता दो कितना, एटमॉस्फेयर में बता दो कितना पार्शियल प्रेशर, टिश्यू में बता दो कितना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बता दो कितना। इसका मतलब हर जगह पर मुझे इन सबके पार्शियल प्रेशर एटलीस्ट पता होने चाहिए। अब बताइए अगर मैं पार्शियल प्रेशर को जानने की कोशिश करूं अलग अलग लोकेशंस पर, तो ध्यान से देखो ये लिखे हुए हैं, पहले इसको ध्यान से देखिए, ये कह रहा है पार्शियल प्रेशर कहां पर है, इन mmHg मरकरी के प्रेशर पर देखूंगा, और साथ में कह रहा है सर किसका, ऑक्सीजन का देखूंगा, CO2 का देखूंगा, और डिफरेंट पार्ट्स में देखूंगा, और ऐसे पार्ट जो इन्वॉल्व होंगे डिफ्यूजन में, और फिर मैं कंपैरिजन करूंगा उसको एटमॉस्फेयर के साथ। बहुत ध्यान से देखो पॉइंट समझो। अब बताओ ऑक्सीजन का ये रेस्पिरेटरी गैस है, ये CO2 आ गई, ये भी रेस्पिरेटरी गैस है। अब देखो कह रहा है सर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में कितना, ये देखो कितना लिखा 159, चेक करो जरा ध्यान से देखो कितना लिखा हुआ है 159। फिर कह रहा है सर एल्वियोलाई में कितना 104, तो सारा नहीं चला जाता है, तो कितना चला गया 104 के आसपास। अब देखो ध्यान से, अब कह रहा है सर ब्लड में बताइए जो डीऑक्सीजनेटेड है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, और ब्लड का पार्शियल, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो कि ऑक्सीजनेटेड में होगा वो 95 है, और टिश्यू के अंदर फिर से 40 है। ये मैंने आपको क्या बता दिए हैं पार्शियल प्रेशर, आपको ये याद रखने पड़ेंगे, और ये याद रखने नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा कि ये कैसे याद रहता है, इतना तो बड़ा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, आप लोग मेरे हाथ में हो, मेरे हवाले क्यों परेशान हो रहे हो, जूलॉजी का मास्टर हूं मैं, जूलॉजी की जिम्मेदारी है मेरी, टेंशन मतलब मैं करके दूंगा, आप चुपचाप से बस फॉलो करते रहो, जो जो बोलता जा रहा हूँ, जो जो बताता जा रहा हूँ, बस चुपचाप से नोट करते जाओ, कुछ नहीं करना है आपको। देखो मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, और अब बहुत जल्दी मैं अनअकैडमी पे भी लाइव आने वाला हूँ। कल से मेरी क्लास, आज संडे है, कल मंडे है, तो कल से मैं क्लासेस आपकी अनअकैडमी पे फ्री वाली क्लासेस मैं लाइव कर दूंगा, तो वहां पर भी मैं सेम यही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा चुका होऊंगा, क्योंकि जब तक ये वीडियो YouTube पे आएगी तब तक समझ लीजिए कि कई दिन बीत चुके हैं, और इस बीच में मैंने इसको शुरू भी कर दिया, आज तो मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी बच्चे मुझे लाइव फिलहाल नहीं देख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहां तक पहुंच गए। अब देखो CO2 का देखिए, CO2 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपका पार्शियल प्रेशर कितना 0.3%, और उसके परसेंट नहीं mmHg सॉरी, और एल्वियोलाई में देखो कितना है सर 40 mmHg, ब्लड में कितना है सर 45 mmHg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना सर 40 mmHg, टिश्यू में कितना है सर 45 mmHg। कुछ समझ आया? अब आपको एक चीज समझा रहा हूं मैं, आप एक चीज नोट करिए,
जो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड का डेटा है सेम आपके टिश्यू का डेटा है। बहुत ध्यान से देख लो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40, यहां भी कितना है 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितना है 45 और टिश्यू में भी कितना है 45। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यू से ही तो आ रहा है, तो जो डेटा आपके टिश्यू में है वही डेटा आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, सेम है। थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें, आपको याद रह जाएगा। अब आइए आपको जरा मैं इधर लेके आता हूं। अब ध्यान से देखो, इस वाली टेबल को देख के बड़े अच्छे अच्छे छक्के छूट जाते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, एकदम से समझ में नहीं आता अरे सर क्या क्या लिख दिया है आपने। वैसे आपको तो समझ में आ रहा है, डिस्प्ले में दिख भी रहा है आप लोगों को। एक तो छोटी सी डिस्प्ले में देख रहे होगे आप, इसे फोन में देख रहे होगे ना, टैबलेट में या लैपटॉप में अगर पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा डिस्प्ले बड़ा हो जाता है, पर कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, फोन में भी देखो चलेगा, कहाँ इतने बड़े बड़े डिवाइस लेके घूमोगे तुम लोग, है ना। चलो अब आते हैं और जरा ध्यान से देखते हैं। ये आया, मैं इसको ओवरराइट कर रहा हूं लेकिन ज्यादा ओवरराइट नहीं करूंगा क्योंकि फिर वो दिक्कत हो जाएगी आपको पढ़ने में। अभी तो आपको दिख भी रहा होगा, ये आ गया आपका एल्वियोलाई, ये देखो ये एल्वियोलाई है। अब इस एल्वियोलाई में इसने ये बोला है कि अंदर PO2 देखो कितना है। वैसे आप अगर NCERT खोल लें अपनी तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये मैंने डिस्प्ले पे डायग्राम लगा रखा है तो थोड़ा सा ब्लर कर सकता है, या अगर आपकी इंटरनेट स्पीड ठीक अच्छी नहीं हुई तो भी ये ब्लर कर जाएगा, समझ लो हाई क्वालिटी में नहीं दिखेगा। तो कोशिश करो कि आप NCERT का पेपर खोल ही लो तो फायदे में रहोगे आप। जरा चेक करके बताओ अंदर PO2 कितना है, तो आप बोलोगे सर 104। देखो ध्यान से कितना आ गया 104, और 104 के आगे यूनिट क्या लगी हुई है mmHg। मैं सेम टाइम पे यहां पर बता रहा हूं, आप बताओ एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, वैसे मुझे PO2 लिखना चाहिए, तो एटमॉस्फेयर के अंदर PO2 कितना है, तो आपको पता होना चाहिए, पीछे वाली टेबल पे देखा था 150 mmHg। अब मैं mmHg लिखूंगा नहीं, क्यों फालतू लिखना है डेटा, आप बस 159 समझ जाए कि वो mmHg है। क्लियर है? चलो अब PCO2 देखो कितना है, तो PCO2 इज 40 mmHg। तो पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना दिखा रहा है एल्वियोलाई के अंदर, आप कहेंगे सर 40 mmHg, दिख पा रहा है ना 40 mmHg। अब इसने क्या बोला, अब ये कह रहा है कि इधर आइए और देखो इधर वाला रेड कलर का ब्लड है, रेड कलर का ब्लड का मतलब ये हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो जहां जहां रेड है वहां वहां समझ जाओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जहां जहां ब्लू है वहां वहां समझ जाओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लू कलर का होता नहीं है, ये तो आपको समझाया है तुम्हारे बंद दिमागों को खोलने के लिए। तो पहले जरा इधर आइए, जरा ध्यान से देखिए कि जो आपको यहां दिखाया गया है ये वाला ब्लड, ये वाला ब्लड कौन सा, जल्दी समझाओ। आप बोलोगे सर डीऑक्सीजनेटेड, तो जरा ध्यान से मुझे समझाओ, ये ब्लड ऊपर जा रहा है, देखो ऐसे करके पहले इधर आया, फिर यहां से चढ़ के ऐसे करके फिर ये इधर चला गया। अब जब ये ब्लड इधर चला गया तो अब मुझे इधर समझाओ पहले कि इधर की साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की है, देखो इस साइड में कौन है, आपने बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर चलो बताओ पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है। अभी अभी आपने पीछे देखा और यहां भी लिखा हुआ, ये देखिए 40 mmHg लिखा है कि नहीं लिखा है। तो मैंने क्या बोला सर, ये कितना है, इधर की तरफ देखिए सर, आपने कहा 40 mmHg है, लेकिन जब यही ब्लड ब्लू वाला देखो यहां गया 40 mmHg, 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 यहां भी आ गया 40 mmHg। ध्यान से देखो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 और इधर है 104 लंग्स में, तो बताइए किधर से किधर जाएगा, हायर प्रेशर टू लोअर। इसका मतलब 104 से भागेगा कहां, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर दौड़ेगा। तो रेड कलर से दिखा दूं, ये देखिए ये ब्लड में से ये ऑक्सीजन लंग्स में से कहां लोड होना शुरू हो जाएगी, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब वो ऑक्सीजन लोड होना शुरू हो गई तो अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हो गई। अरे बढ़ जाएगी ऑक्सीजन तभी तो वो ऑक्सीजनेटेड कहलाएगा दादा। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब अब जो ब्लड हुआ वो लाल कलर का हो गया। क्यों हुआ सर, क्योंकि अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्यों, क्योंकि लोड हो गई ऑक्सीजन। पर सवाल यह है सर अगर लोड हो गई तो अब
अब ये ऑक्सीजन के अंदर कितनी ऑक्सीजन आपने ब्लड में घुसा दी, कितनी चढ़ा दी कि उसका पार्शियल प्रेशर बदल गया क्या? द आंसर इज यस, बदल गया। देख ये हो गया 95, ये देख ध्यान से कितना गया 95 mmHg, था कितना 40 mmHg। तो 40 mmHg का प्रेशर जब इधर को गया और जल्दी से ज्यादा से कम की तरफ आ गई तो 104 से कितनी चढ़ गई इधर 45 के आसपास, 55 के आसपास चढ़ गई। इसका मतलब यहां पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया और अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी दिख रही है देख 95। आई बात समझ में? अभी CO2 का मत समझना, पहले ऑक्सीजन का खेल निपटा देते हैं। अब बता ऑक्सीजन जाएगी कहां? तो तू कहेगा भाई सर ऑक्सीजन जो है वो अब टिश्यू को जानी चाहिए। तो रुक पहले सुन, टिश्यू का पार्शियल प्रेशर बता कितना है, PO2 कितना है? तो मैंने अभी अभी बोला था कि जो डीऑक्सीजनेटेड का होता है वही टिश्यू का। तो डीऑक्सीजनेटेड में ब्लड कितनी है देख, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना है 40, तो जाहिर सी बात है यहां भी कितना होगा 40। लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास आ रहा है उसमें कितना है 95। आ रहा है समझ में तेरे? अब क्या हुआ कि हायर ऑक्सीजन उतर जाएगी टिश्यू में, क्योंकि ब्लड के अंदर कितनी है 104, अरे सॉरी ब्लड के अंदर कितनी है 95, देख मैंने ये लिखी, और टिश्यू के अंदर कितनी है 40। इसका मतलब उतरेगी, टिश्यू खींच लेगा उसको, और जब टिश्यू उसको खींच लेगा तो फिर ये ब्लड में से जब ऑक्सीजन उतर गई तो ब्लड फिर से क्या बन गया डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड में फिर बता कितनी रह गई, फिर से 40 रह गई। यही 40 वाला ब्लड अब फिर वहीं पहुंचेगा, ये देख यहां आ गया, फिर 104 से यहां उतार ले, फिर इसको 95 बना दे, 95 से चला के यहां लेके आ, फिर नीचे उतार दे क्योंकि यहां कम है, फिर यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और ये साइकिल कंटिन्यू। मेरी बात तुझे समझ में आ गई? मतलब ऑक्सीजन वाली बात तो समझ में आ गई होगी। अब CO2 समझ। अब मुझे बता इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितना है? अब बता। तो तू बोलेगा सर PCO2 मुझे यहां दिखाई पड़ रहा है, देखो यहां कितना है सर 45, ये देख 45। अब इस ब्लू ब्लड में अब CO2 की बात करेंगे तो देख PCO2 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 कितना 45 45 45 45 45 45 यहां पहुंच गया। और जैसे ही ये 45 यहां पहुंचा तो जरा अंदर देख के बता कितनी है 40। देख अंदर कितना है 40, लेकिन PCO2 40 है लंग्स में, ब्लड में है 45, तो ब्लड में ज्यादा है तो भागेगा लंग्स की तरफ, भागेगा लंग्स की तरफ, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, बहुत तेजी से मूव कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी ज्यादा है मैं बता रहा हूं CO2 की, और जब ये अंदर चला गया तो CO2 समझ ले कहां पहुंच गई लंग्स में। आया समझ में? अब तू ये पूछेगा कि सर ये ब्लड में CO2 आई कहां से थी? देख मैं बता रहा हूं, जब तू इस ब्लड को यहां से लेके आ रहा था तो तेरे टिश्यू के अंदर CO2 कितनी थी बता जल्दी। टिश्यू के अंदर CO2 देख कितनी होती है 45। टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होता है 45। और अब मैं ये पूछ रहा हूं ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इसके अंदर CO2 कितनी है देख 40। इसका मतलब जो ये ब्लड उतर के आ रहा है ना इसमें CO2 है 40 और टिश्यू में कितनी है 45। दोबारा सुन, ये जो ब्लड उतर के आ रहा है ऑक्सीजनेटेड इसमें CO2 कितनी है, ऑक्सीजन नहीं पूछ रहा हूं, ये जो ब्लड उतर के आ रहा है इसमें CO2 कितनी है 40, और जो टिश्यू में CO2 बन रही है वो कितनी है 45। तो ज्यादा टिश्यू में हो गई, तो ज्यादा टिश्यू में से CO2 भाग जाएगी ब्लड के अंदर और कितनी बन जाएगी 45, 5 बढ़ गई। अब यही 5 बढ़ के 45 45 45 45 45 पहुंच के यहां पहुंच जाएगी, 5 उधर फेंक देगी और फिर कितनी हो जाएगी 40। इसका मतलब 5 यहां से उठा रही है, 5 यहां को छोड़ दे रही है, 5 यहां से उठा रही है इस यहां टिश्यू से और 5 लंग्स को छोड़ दे रही है। समझ आया बात ये नहीं आया? तो कैसे छोड़ पा रही है ये? जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर। जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वो अपने ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम की तरफ भाग रहा है। अब मैं देख सारा कुछ मिटा देता हूं भाई तेरे दिमाग के लिए, ध्यान से देख ले भाई दोस्त, देख ले मेरे यार, देख ले ध्यान से। अब यहां तक मैं तुझे समझा पाया, अब ध्यान से जरा चीजों को समझ ले भाई, थोड़ी देर बैठ के देख मैंने क्या क्या समझा दिया। मैं इतनी देर से आपको यही समझा रहा हूं कि यहां पर जितनी भी चीजें हुई हैं सब हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करी हैं, एक भी चीज मैंने उल्टी नहीं कराई है। मुझे लगता है समझ में आ चुकी है बात, क्लियर है? ये बात यहां तक समझ में आ गई। इसे मैंने बोला है कि हम गैस का मूवमेंट ऐसे करा लेते हैं। लेकिन मैं यहां पर एक एडिशनल डेटा देना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझ लेना। इसका मतलब ये क्या है बताओ? ये आपने बोला सर ये लिखा आपने PO2, बता इधर PO2 कितना है? तूने कहा सर इधर PO2 है 40।
अब इधर ही बता PCO2 कितना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तू कहेगा 45। भाई ये 40 और 45 जो है ये mmHg है ना, ये पूरी ब्लड की बात हो रही है। हाथ की सारी नसें, पूरी बॉडी में जो ब्लड है ना, ये उसकी बात चल रही है। यानी कि हर ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड अगर ब्लड होगा तो वो ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड की वेसल मतलब जो नसें होती हैं आपकी उसके ऊपर कितने का प्रेशर मारेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 40 का, एक गलत हो गया सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड में पूछ रहा हूं, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितने का मारेगा 40 का, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितने का प्रेशर मारेगी नसों पे 95 का। कुछ समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये सिर से लेके पैर तक की नसों की बात चल रही है। और टोटल ब्लड कितना होता है बॉडी में, लगभग 5 लीटर के आसपास मान के चल। तो ध्यान से देख ले मैं फिर क्या समझा रहा हूं। कई बार तुम्हें यही नहीं समझ में आता है कि पार्शियल प्रेशर, अरे यार ये बर्तन नहीं रखा था मैंने तुम्हारे सामने, कहां गया? ये बर्तन नहीं देख रहे थे तुम लोग, अब ये बर्तन है, तो इस बर्तन के अंदर जो गैस प्रेजेंट है, जो दीवार पे प्रेशर लगा रही है, उसी प्रेशर को तो पार्शियल प्रेशर कह रहे हो। तो तुम्हारे अंदर बर्तन कहां से आया, तुम्हारे अंदर ब्लड कहां होता है ये बताओ मुझे, नसों के अंदर। तो आपके अंदर अगर मैं पार्शियल प्रेशर पूछूंगा तो ब्लड वेसल के अंदर ही तो पूछूंगा, अरे कान में थोड़ी पूछूंगा, पेट में थोड़ी पूछूंगा, पेट में ब्लड कहां से आ गया। ब्लड जो होता है हमेशा नसों में होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हो तुम लोग। तो इसके अंदर क्या भरी हुई है, आप कहोगे सर आरबीसी आरबीसी आरबीसी, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो है ना। अब ऑक्सीजन अपनी दीवारों पे कितना प्रेशर लगा रही है एमएमएचजी में बता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर है तो अपनी दीवारों पे कितना प्रेशर लगा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बता। आप बोलोगे सर 95 mmHg, ये कह रहा हूं मैं। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि सर पता नहीं कहां की बात चल रही है। अरे कहां की क्यों चलेगी भाई, अरे ब्रेन से लेकर के पैर तक नसें फैली पड़ी हैं, उन नसों को हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो उनके अंदर जो खून दौड़ रहा है, उनके अंदर जो ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है तो नसों की दीवारों पे कितना प्रेशर डाल रही है 95 mmHg। और वही ब्लड अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है तो वो नसें जो वीन कहलाती हैं, जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ रहा होता है, एक छोटे से एक्सेप्शन के साथ, उसे छोड़ते हैं अभी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन दीवारों पे कितना प्रेशर लगा रही है, आंसर आया सर 40। तो मैं यही तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब मैं डेटा पलट रहा हूं, इसीलिए मैंने ये कंटेंट उठाया है, ध्यान से देखना। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, अब पूरी बॉडी की बात नहीं हो रही है, अब मैं ये पूछ रहा हूं इंजेक्शन ले, इंजेक्शन ले, और यहां जहां नस में खून में इंजेक्शन लगाता है ना, यहां से ऐसे करके डाल और ऐसे करके खींच ले। तो अब तू मुझे बोलेगा सर ये कौन सा ब्लड है, ये वीनस ब्लड है। और वीनस ब्लड का मतलब क्या हुआ सर, डीऑक्सीजनेटेड है। तो देख मैं लिख रहा हूं, अब मैं कहानी बदल रहा हूं थोड़ी सी, ये नोट पॉइंट है, इसको दिमाग में बैठाना मत, इसको घुसा लेना ठीक से। अगर मैं बोल रहा हूं इधर कौन से ब्लड को दिखाया जा रहा है, तो तुम बोलोगे सर डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अब मैं ये पूछूंगा 100 ml ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन है। 100 ml ब्लड कंटेन, 100 ml ब्लड कंटेन, अब बता O2 कितना, और अब बता CO2 कितना। अब बता क्या मैं पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूं, भाई दिमाग है तो बात कर। अब बता क्या मैं पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूं, आंसर इज नो सर। अब आप पार्शियल प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर की अगर बात करते तो नसों के अंदर लगने वाले प्रेशर की बात कर रहे होते, अकेली गैस कितना लगा रही है, पूरी बॉडी की बात कर रहे होते। अब आप पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप बात कर रहे हैं कि कहीं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से 100 ml ब्लड निकाल ले बस। पार्शियल प्रेशर मत बता, उसमें बता 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है, और वहीं बता 100 ml ब्लड में CO2 कितनी है, ये बता। अब आया समझ में? अब मैं देख इधर क्या लिख रहा हूं, अगर मैं इधर भी पूछूं, अब कहीं से मैंने तेरी आर्टरी ले ली और आर्टरी में से कौन सा ब्लड निकाल लिया, तूने कहा सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालूंगा। यहां कौन सा निकाल लिया था मैंने, डीऑक्सीजनेटेड निकाल लिया था। मैं यहां भी वही डेटा पूछ रहा हूं। अब बता ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड कंटेन, 100 ml ब्लड कंटेन, 100 ml ब्लड कितना कितना रखेगा। अब बता O2 कितना, और अब बता CO2 कितना। समझ गया? ये पूछ रहा हूं मैं। भाई झेल पाएगा इतना? अरे भाई नीट में ही पढ़ा रहा हूं, नीट ही पढ़ा रहा हूं मैं, बीएससी एनएससी या सीएसआईआर में नहीं घुस रहा हूं, समझ लो। ये नीट में ही है, पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, तो ध्यान से सुन लो पहले कहानियां। 100 ml ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर
पार्शियल प्रेशर नहीं पूछा है, इसीलिए मैंने PO2 नहीं लिखा, PCO2 नहीं लिखा, क्योंकि मैं पार्शियल प्रेशर पूछ ही नहीं रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं 100 ml ब्लड निकाल ले, एक लोटे में निकाल ले यार, और उस लोटे में निकाल के बता दे उस 100 ml ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितना है। पार्शियल नहीं पूछा, लिमिट बता दे, अमाउंट बता दे, परसेंटेज बता दे, ml में बता दे यार, चल सारी बात छोड़, ml में बता दे। ये है कहानी। तो देख, डेटा दे रहा हूं, पहले याद कर ले। 100 ml ब्लड के अंदर अगर आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड में निकालोगे तो उसमें ऑक्सीजन कितनी है? द आंसर इज 20 ml। ये मैं आपको बता दूंगा कि 20 ml कैसे आ गई। और बता CO2 कितनी है? तो CO2 एट द सेम टाइम है 48 ml। मैं बिल्कुल सोच समझ के लिख रहा हूं, बिल्कुल सधी हुई भाषा बोल रहा हूं। तुमको ऐसा लगेगा सर ब्लड की बात हो रही है ऑक्सीजनेटेड, आपने उसमें CO2 ज्यादा रख दिया। हाँ भाई हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन कम और CO2 ज्यादा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन कम CO2 ज्यादा होती है जब हम 100 ml की बात करते हैं। अगर पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा। समझ आ गई बात? अरे फंस गई या नहीं फंसी? माइक कहां चले गए? अब इधर देख, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, अब बता ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना? ओ सॉरी पार्शियल प्रेशर नहीं पूछ रहा हूं, परसेंटेज ml में पूछ रहा हूं, परसेंटेज भी नहीं ml में पूछ रहा हूं। तो ऑक्सीजन इसके अंदर है 15 ml। याद कर ले भाई, स्टार लगा दिया मैंने, 15 ml। और एट द सेम टाइम यहां पर CO2 कितनी है? 52 ml। 52 ml, इस पे भी मैंने स्टार लगा दिया। अब समझ ले ध्यान से, पहली बात मैंने पार्शियल प्रेशर पूछी, अब की बार मैंने पार्शियल प्रेशर नहीं पूछा, 100 ml ब्लड निकाल लिया। कुछ समझ आया? अब मुझे एक बात बता, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इधर को जा रहा है तो 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन? तू कहेगा 15 ml। फिर जब वो यहां से ऑक्सीजन को उतार लेगा तो ऑक्सीजनेटेड बन गया, तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी आ गई? 20 ml। तो एक्चुअल में कितनी ml ऑक्सीजन गिर गई ब्लड में? आ गई ब्लड में, तू बोलेगा 5 ml। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब नीचे को चल पड़ा 20 ml लेके, तो जब ये नीचे आया तो इसने टिश्यू को कितनी प्रोवाइड कर दी कि इधर फिर 15 बच जाए? तो तू बोलेगा सर फिर से 5 ml। देख 5 ml गिरा दी, तो लंग्स से उठाई कितनी थी? 5 ml। टिश्यू को दे कितनी दी? 5 ml। और कितने ब्लड की बात हो रही है? 100 ml। अब तू देख, कहीं ना कहीं तुझे ये डेटा लिखा मिल जाएगा कि 100 ml blood actually deliver 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological process या कंडीशन। तो इसका मतलब अब पार्शियल प्रेशर नहीं, अब ml पे बात आ रही है। तो कितनी लंग्स से उठा ली? 5 ml। टिश्यू को कितनी छोड़ दी? 5 ml। कितनी उठा ली? 5 ml। कितनी छोड़ दी? 5 ml। जब 5 ml चढ़ाई थी तो ऑलरेडी 15 थी, तो कितनी हो गई? 20। और 20 से जब 5 ml गिरा दी टिश्यू को तो वापस कितनी हो गई? 15। तो 15 20 15 20 15 20। समझ में आ रहा? तो 15 से 20 बन गई, 20 के बाद नीचे आई, फिर 5 फेंक दी, फिर 15 बन गई। आ रहा है समझ में? तो बता 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन ले जा सकता है? ध्यान से सुन ले पहले, 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन ले जा सकता है? तूने बोला 20 ml। टिश्यू को कितनी दे देगा नॉर्मल कंडीशन में? तू कहेगा 5 ml। बात खत्म कर, यही तो कह रहा था। अब CO2 पे आ जा। अब मुझे CO2 बता कि टिश्यू से कितनी ले लूं, या मान ले यहां देख कितनी है? 52। अब 52 ये चल पड़ी। अब बता लंग्स को कितनी दे देगी कि इधर 48 बचे? तू कहेगा 4 ml। अब 48 हो गई, 48 फिर नीचे आई तो कितनी ले ली टिश्यू से कि 52 हो जाए? तू कहेगा फिर से 4 ले गए, फिर क्या बन गई? 52। फिर लंग्स में पहुंचेगी तो कितनी लंग्स को दे देगी 48 बन जाए? तू कहेगा 4 ml। समझ आएगा? इसका मतलब CO2 लंग्स को दी जाती है 4 ml और टिश्यू से उठाई जाती है 4 ml। टिश्यू से उठाई जाती है 4 ml, लंग्स को दी जाती है 4 ml। उठाई जाती है 4 ml, लंग्स को दी जाती है 4 ml। लेकिन ऑक्सीजन लंग्स से ली जाती है 5 ml और टिश्यू को फेंक दी जाती है 5 ml। ऑक्सीजन 5 ml का डिलीवर चल रहा है, CO2 का 4 ml का डिलीवर चल रहा है। कितने में चल रहा है? 100 ml में चल रहा है। कौन कौन से ब्लड में चल रहा है? ऑक्सीजनेटेड में चल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड में चल रहा है। अब अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि सर इससे भी और बेहतर करिए, माफी चाहूंगा मैं नहीं कर पाऊंगा। इससे बेहतर मैं और नहीं कर सकता आपको समझाने के लिए। आप देख लो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये किसी ऐसे स्टूडेंट को ले आऊं जिसने बायोलॉजी 10th के बाद से छोड़ दी है और उसको छोड़े हुए भी 10 साल हो गए हैं,
अगर वो मेरे सामने बैठा हो ना तो मैं उसको भी समझा दूंगा कि ये सारी चीजें क्या, एक एक चीज मैं उसको समझा दूंगा। और जब वो समझ सकता है जिसने बायोलॉजी को साइंस में पढ़ा, एमलगमेटेड टुगेदर, उसमें फिजिक्स थी, उसमें केमिस्ट्री थी, उसमें बायोलॉजी थी, बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी दोनों थी, और 10 साल हो गए पढ़े हुए, अगर मैं उसको ये इतने बेटर से समझा सकता हूं कि वो भी कहेगा हाँ सर आप जो भी कह रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, तो तुम तो फिर भी मेडिकल के स्टूडेंट हो, क्यों नहीं समझ रहे हो? तो समझने की कोशिश करिए। जूलॉजी इतनी टफ है, ये सच्चाई है, लेकिन रटना छोड़िए, चीजों को समझना कोशिश करिए। तो मुझे अब आपको समझ में आ गई, मैंने आपको 2 डेटा प्रोवाइड करा दिए हैं। पहला डेटा क्या है सर? पार्शियल प्रेशर बताया आपने और CO2 O2 दोनों का बता दिया। अब आपने 100 ml बताया, CO2 O2 दोनों का बता दिया, दोनों जगहों पे बता दिया। ये बात अब आपकी फाइनल हो चुकी है। मुझे लगता है इससे ज्यादा मैं और नहीं करूंगा। अब और ध्यान से एक चीज देखिए, अब ये यहां पर ये कह रहा है कि ग्रेडियंट प्रेशर जो है, देखिए सिमिलरली अ ग्रेडियंट प्रेशर प्रेजेंट इन CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, जैसे फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई। ये बात सच है भाई, जो ग्रेडियंट ऑक्सीजन का था हायर से लोअर, ऐसे CO2 का भी तो होगा। CO2 टिश्यू में ज्यादा है तो ब्लड में कम है तो चढ़ जाएगी, फिर ब्लड में ज्यादा है एल्वियोलाई में कम है तो फिर एल्वियोलाई में चली जाएगी, फिर एल्वियोलाई में ज्यादा है एटमॉस्फेयर में कम है तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। आई बात समझ में? मैं बना के दिखा दूंगा आपको, परेशान मत होइए, आप आराम से देख लीजिए। ये बताओ ये क्या है? आपने बोला सर टिश्यू है, टिश्यू के अंदर PCO2 बता कितना पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर बोल रहा हूं, अब 100 ml नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ ले। अब पार्शियल प्रेशर पता कितना है? तूने कहा सर इसमें 45 है। जब यहां से CO2, जब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर की तरफ चल पड़ा, ये देख ऊपर की तरफ चल पड़ा, तो इसमें भी कितनी है PCO2 बता जल्दी। PCO2 कितनी है? तूने कहा सर फिर से 45 है, क्योंकि टिश्यू में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सेम होता है ना? तो टिश्यू में 45 थी, क्योंकि इधर से जो ब्लड आ रहा था उसमें 40 थी, तो PCO2 इधर बढ़ गया। अब तू ये बोलेगा सर यहाँ है 45, लेकिन जो ऊपर एल्वियोलाई लगी पड़ी है उसमें CO2 कितना है? तो तूने बोला सर उसमें है 40। तो देख फिर से डिफरेंस नजर आ गया। ये देख ये 45 है, ये 40 है, तो कहां भागेगी? ज्यादा की तरफ, सॉरी कम की तरफ। अब तू कहेगा सर यहाँ 40 है, तो अब जरा एटमॉस्फेयर में भी बता दो लगे हाथों, तो कितनी है? 0.3। एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना? 0.3। दिखा दूं? ये देख, ये देख एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.3। अब बता 45 ज्यादा है या 0.3 ज्यादा है? हाँ इतना तो तू बता ही पाएगा भाई। तो देख यहां कितनी आ गई? 0.3। तो इसका मतलब बाहर 0.3, तो 45 से निकल के कहां भागेगी? बाहर। तो क्या हुआ? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। अब तू ऑक्सीजन का देखना चाहता है, ऑक्सीजन का भी देख ले भाई, क्या समस्या है? ये देख, अगर तू ऑक्सीजन की बात करेगा तो बाहर कितनी ऑक्सीजन? 159। अंदर कितनी ऑक्सीजन? 104। तो हायर से कहां भागेगी? अंदर आ गई। अब यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें बता कितनी है? तूने कहा सर 40, और यहां कितनी है? 104। तो फिर इसमें चढ़ेगी, तो ये ब्लड कौन सा बन गया? ये कौन सा ब्लड बन गया सर? डीऑक्सीजनेटेड। तो देख इसमें चढ़ गई क्योंकि कम थी। अब यही जब इधर आएगी तो यहां कितनी है? 104, लेकिन टिश्यू के अंदर कितनी है? 40। अब 104 से यहां उतर जाएगी। आ रही बात समझ में? ये खेल चल रहा है देख पूरा, ये डिफ्यूजन का पूरे का पूरा हायरार्की मैंने समझा दिया। लेकिन ये डिफ्यूजन किन बातों पे डिपेंड करता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था कि ये 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है। पहला कि गैस की सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, और जिनके थ्रू वो निकल के जा रहा है तो उसकी मेम्ब्रेन की थिकनेस कैसी है। कहीं बहुत मोटी मेम्ब्रेन तो नहीं है? अगर बहुत मोटी मेम्ब्रेन रख दोगे तो डिफ्यूजन रेट कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी बहुत कम तो नहीं है? अगर सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो गई, वो घुल ही नहीं रही आपके प्लाज्मा में, तो फिर सीधी सी बात है डिफ्यूजन सही से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 2 चीजों पे डिपेंड करोगे आप लोग। आइए जरा ध्यान से देखते हैं, इधर देखो। तो कह रहा है एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 से 25 टाइम्स हायर देन O2, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इज पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर दैट ऑफ O2। तो खुद सोच के बता, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? बता जल्दी, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा? तुम बोलोगे सर CO2 की ज्यादा। और कितनी? 20 से 25 गुना ज्यादा। अब 20 से 25 गुना ज्यादा पतली है CO2, ज्यादा सॉल्यूबल है, तो कौन तेजी से मूव करेगा? CO2 मूव करेगी। इसीलिए तो 45 और 40 के डिफरेंस पे चल रही थी, जबकि ऑक्सीजन कम सॉल्यूबल है, इसीलिए 104 और 40 के प्रेशर पे चल रही थी। आ रहा है समझ में कुछ? इसका मतलब ये डिपेंड करता है कि आपके पास में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जरा 2 मिनट डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को भी देख ले भाई, 2 मिनट डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को भी देख ले। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में मैं भी आपको पहले लेक्चर में शायद मैं आपको ये बताया था कि जो एल्वियोलाई होती है उसके ऊपर ब्लड वेसल लगी होती है, तो ब्लड वेसल और एल्वियोलाई दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो छूटती कभी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मुझसे ये कहोगे कि सर एल्वियोलाई बनाइए, तो देख ये आ गई एल्वियोलाई, और इस एल्वियोलाई से ये अंदर क्या लगा हुआ है? कौन सा एपिथेलियम? किसी को याद है? स्क्वैमस एपिथेलियम।
और ये स्क्वैमस एपिथेलियम जो मैंने यहाँ पर लगाया है ये बहुत पतला है, इसीलिए तो डिफ्यूजन कर पाता है, बहुत पतला सा है ये, डिफ्यूजन कर पाता। अब इसके अंदर कौन भरा हुआ है, आप कहोगे सर O2 कितनी भरी हुई है, तो आप कहोगे सर 104 के पार्शियल प्रेशर पे, और सेम टाइम पे CO2 कितनी है, तो आप बोलोगे सर 40 के पार्शियल प्रेशर पे, यही तो है। अब मैं आपसे पूछूंगा, अब इन दोनों के बगल से यहां से कौन गुजर रहा होगा, आप बोलोगे सर ब्लड वेसल। आ रही बात समझ में? अब ये ब्लड वेसल जो है इसके अंदर भी कौन सा एपिथेलियम लगा होता है, जल्दी आंसर करो। आप बोलोगे सर वही पतला 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 सा पतला पतला सा, क्या नाम है उसका, अगेन एंडोथेलियम। एंडोथेलियम किसे कहते हैं, जो ब्लड वेसल के अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ना, पतला पतला सा, उसे एंडोथेलियम कह रहे हैं। हार्ट के अंदर है एंडोथेलियम कह रहे हैं, और जो एल्वेलाई के अंदर है उसको नॉर्मल स्क्वैमस एपिथेलियम कह रहे हैं। अभी मेम्ब्रेन बन गई, अब ये कहीं एक दूसरे से छूट ना जाए, इसीलिए चुपचाप से इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन डाल दो। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, सर चिपकाए रखने के लिए कुछ तो दोगे ना, लेकिन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सेलुलर नहीं होनी चाहिए। सेलुलर का मतलब सेल नहीं होनी चाहिए, वरना ये ऑक्सीजन को जब क्रॉस कराएगी तो आधे से ज्यादा तो ये खुद ही खा जाएगी। तो दूध की रखवाली बिल्ली कैसे हो सकती है, समझिए। तो ये मेम्ब्रेन कैसी है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब ये सेल का ऑक्सीजन नहीं खाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको? हाँ, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब इसमें टोटल कितनी हो गई, पहले लेयर गिनाओ मुझे यार, सारी बातें छोड़ो। तो आप बोलोगे सर नंबर 1 पहली लेयर ये हो गई सबसे अंदर वाली, किसकी है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ, किसका है जल्दी बोलो, एल्वियोलाई का है। दूसरा ये देखो बीच वाला, इसे हम लोग क्या बोलेंगे सर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरे नंबर पे कौन है, ये आ गया, इसे हम लोग बोलेंगे एंडोथेलियम। ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं बताइए मुझे, ये तीनों चीजें मिला दीजिए, ऐसे करके देखो, ऐसे करके मिला दीजिए, यही आपकी है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। आपको ध्यान से दिखाता हूं मैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ये आ गई, इसी को रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी को डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आप बताओ, क्या ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बहुत मोटी होनी चाहिए थी? आप बोलोगे नहीं सर, अगर ज्यादा मोटी होती तो फिर दिक्कत नहीं हो जाती, डिफ्यूजन कैसे होता गैसेस का, ये तो बड़ा मुश्किल था। इसका मतलब पतली से पतली रखी है, इसीलिए आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि ये 1 मिलीमीटर की भी नहीं है, लेस देन मिलीमीटर, कहीं ना कहीं मेंशन होगा, देखो कहीं ना कहीं होगा। तो ये कह रहा है, पहली बात तो देखो तुमको ये समझा रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। अब 3 मेजर लेयर कौन कौन सी बताई मैंने आपको, 1 2 3। अब देखो यहां भी यही कह रहा है नेमली नंबर 1 थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, देखो पहली ये हो गई, ये थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई पहली हो गई। फिर कह रहा है एंडोथेलियम किसका होना चाहिए, एल्वियोलार कैपिलरी का, कैपिलरी होती है ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल हो गई। और फिर कह रहा बेसमेंट सब्सटेंस, जो कि कंपोज होगा थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन का और सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी। इसका मतलब वो दोनों के बीच में एक एस्टेब्लिशमेंट का काम कर रहा है, खुद नहीं है सेल, खुद सेल होता तो ऑक्सीजन खाता, इसलिए नेचर ने खुद उसको सेल नहीं बनाया। तो बाहर की मेम्ब्रेन कौन है, ब्लड वाली, एंडोथेलियम कैपिलरी कह रही है आपकी एनसीईआरटी। और अंदर जो लंग्स के है वो क्या है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में वो क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम आ गया। इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन डाल दो, और इसने ये बोला है कि ये इन दोनों के बीच में रहती है, ये देखिए इन बिटवीन देम। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको पता है इसका साइज क्या है, मैं बता दे रहा हूं। पहले तो आप ये मेम्ब्रेन देख लो, पहले तो आप ये मेम्ब्रेन देख लो, ये रही ये मेम्ब्रेन कैसे रही, ये देखो, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ऐसे करके समझ लो, ये आ गई आपके सामने एल्वियोलाई, ये बीच में येलो येलो कलर का दिखा रखा है इसमें, दैट इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये ब्लड वेसल आ गई, ये करके देखो। तो उसने क्या बोला, सर स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलार वॉल, ठीक है। फिर इसने बोला सर ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये दूसरी हो गई, ये बीच की है, ये पहली हो गई। फिर ये कह रहा है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये तीसरी हो गई। और ये रेड ब्लड सेल घूम रही है, देखो अंदर आरबीसी घूम रही है इसके अंदर, कुछ समझ आया। और ये देखो एयर जा रही है, और ये एल्वियोलाई कैविटी है। इसने क्या बोला, इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। मैं बता दूं कितनी है, 0.5 मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर है। आप चेक कर लो मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब 1 mm से भी कम है, इसीलिए डिफ्यूजन रेट इतना बढ़िया हो पाता है आपकी ऑक्सीजन का और CO2 का। समझ आई आपको। और देखो क्या कह रहा है, देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन O2 फ्रॉम एल्वियोलाई से कहां, टिश्यूज में, और CO2 को कहां, फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई। ये वो सारे फैक्टर हैं जो एक्चुअली ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से टिश्यू तक भेजने में काम आ रहे हैं, और CO2 को टिश्यू से वहां ऊपर एल्वियोलाई में भेजने के काम आ रहे हैं। कई सारे फैक्टर मैंने आपको बता दिए। आप कहोगे सर पार्शियल प्रेशर की बात हो गई, आप कहोगे सर सॉल्युबिलिटी की बात हो गई, आप कहोगे सर थिकनेस की बात हो गई, कई सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। ये सब चीजें फेवर करती हैं कि चुपचाप से ऑक्सीजन लंग्स से कहां आती रहे,
कहाँ आती रहे, टिश्यू तक, और टिश्यू से CO2 कहाँ जाती रहे, लंग्स तक, और लंग्स से तो फिर वेंटिलार ब्रीदिंग आप कर ही देंगे कि ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, CO2 बाहर चली जाएगी। मुझे लगता है मेरी आवाज़ अब साथ छोड़ रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि आज का लेक्चर मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा, क्योंकि इन द प्रीसीडिंग नेक्स्ट क्लास मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ाऊंगा। समझ आ रही है बात? आज 1 घंटे का लेक्चर नहीं हो पाया है, ये थोड़ा छोटा है, पर कोई बात नहीं, आपको एक नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आराम से ये चीज़ें प्रॉपर करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।